नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री आज सवेरे 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस 3 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिराज विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अंतिम गजट अधिसूचना जारी की और भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा में ISSSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेंगलुरु में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में डीपी मनु ने जीता है स्वर्ण पदक। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो इस दौरान लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी आज सुबह गांधीनगर में 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी गौरव पथ विषय पर आयोजित की जा रही है। श्री मोदी राजकोट में शाम 7:20 पर नवाचार निर्माण प्रक्रियाओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। वह इस अवसर पर डेस्पेल पहल शुरू करेंगे, डीसा हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखेंगे और स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HTT-40 का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 4,260 करोड़ रुपए की लागत से अडालज में बने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ करेंगे। दोपहर में श्री मोदी जूनागढ़ में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से गिर सोमनाथ, पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों को लाभ मिलेगा। शाम को प्रधानमंत्री राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और कई प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें राजकोट जिले में 3 अलग-अलग जगह पर GIDC का भूमि पूजन और लाइट हाउस परियोजनाओं का शुभारंभ जैसी परियोजनाएं शामिल है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। श्री मोदी कल सुबह केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री केवड़िया में दोपहर 12 बजे 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बयारा में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस कल रात 3 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। श्री गुतेरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस अपनी यात्रा के शुरू में आज मुंबई के होटल ताज पैलेस में 26/11 के आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री गुतेरस कल गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरस के साथ द्विपक्षीय चर्चा में वैश्विक मुद्दों, G20 देशों के सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता सहित संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग और संशोधित बहुपक्षवाद पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत के पहले सौर ऊर्जा गांव मोढेरा का दौरा भी करेंगे और इस क्षेत्र में अन्य विकास परियोजनाओं को भी देखेंगे। वो मोढेरा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री गुतेरस की इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार अपना पदभार संभालने के बाद ये पहली भारत यात्रा है। इससे पहले वो अक्टूबर 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। वे कल नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों की सुरक्षित पनाहगाहों के खात्मे के लिए
वैश्विक समुदाय को और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व द्वारा इन खतरों को मानने से कई दशक पहले से भारत इनका मुकाबला कर रहा है। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को और विकसित करने की आवश्यकता दोहराई। At the click of button, an attack can be executed or systems can be brought to their knees. Each nation is working on strategies against them. But what we do within our borders in our longer enough, there is need to further develop international strategies. Establishment of early detection and warning systems, protecting transportation services, security for communication infrastructure, security for critical infrastructure, technical and technological assistance, intelligence actions, many of the things need to be taken to a new level. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के महत्व को उजागर करने के सरकार के संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के अवसर पर कहा कि भारत के पास हजारों वर्षों से एक समृद्ध और विविधता से भरपूर समुद्री विरासत रही है, जिसके बारे में कम ही चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में प्राचीन चोल साम्राज्य, चेर राजवंश और दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का जिक्र किया, जिन्होंने समुद्री संसाधनों की ताकत को पहचाना था और अपनी नौसेना को सशक्त बनाया था। उन्होंने कहा कि इससे देश की नौसैनिक ताकत को मजबूत किया, जिससे भारत का कारोबार और व्यापार दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंचा। हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिन्हें भुला दिया गया। उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के रास्ते नहीं खोजे गए। इतिहास की उन घटनाओं से हम कितना कुछ सीख सकते थे। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सदियों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के एक बड़े हिस्से में छाया हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर अलग से भारत अफ्रीका रक्षा संवाद आयोजित किया गया। इसमें 20 रक्षा मंत्रियों, 7 सीडीएस और सेना प्रमुखों तथा 8 स्थायी सचिवों सहित 50 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों का पता लगाने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई। अगर आप आज देखेंगे गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज्यादा हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले की सिराज विधानसभा सीट से आज नामांकन पत्र भरेंगे। राज्य में अगले महीने की 12 तारीख को चुनाव कराए जा रहे हैं। श्री ठाकुर कुठा जंजेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने के लिए थुनक में एसडीएम कार्यालय की ओर जाएंगे। श्री ठाकुर ने 1998 में चेचियट सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। तब से लेकर आज तक वो वहां से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को हरोली से, जबकि पूर्व मंत्री आशा कुमारी को डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन से, जबकि विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। आज शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार को वोट डाले गए थे। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 12 तारीख को होने हैं। सभी 68 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निर्वाचन आयोग से मुनुगोड उपचुनाव में टीआरएस के चुनाव चिन्ह कार से मिलते जुलते अन्य 8 चुनाव चिन्हों को हटाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए वे मुनुगोड उपचुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अंतिम गजट अधिसूचना जारी कर दी है। एमसीडी के लिए कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। नगर निगमों के फिर से एकीकरण से पहले 272 वार्ड थे। इस साल जुलाई में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव की अध्यक्षता में वार्डों के परिसीमन के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने इस महीने की 25 तारीख को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी। समिति की रिपोर्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए इसे दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। परिसीमन का अंतिम आदेश आम लोगों और राजनीतिक पार्टियों के सुझावों और उनकी आपत्तियों के आधार पर संशोधन के बाद जारी किया गया है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है और स्वच्छ भारत अभियान में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों में तेजी लाना है। 1 महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 अभियान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम कचरा एकत्रित करने के उद्देश्य से की गई। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 18 दिनों में 84 लाख किलोग्राम कचरा एकत्रित किया गया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर एक ही दिन छापेमारी की और अपराधी सरगना काला जठेड़ी के एक सहयोगी और दिल्ली के एक वकील सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, अपराधियों और ड्रग तस्करों के बीच बन रहे गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 50 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस 3 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिराज विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में होगी। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अंतिम गजट अधिसूचना जारी की। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेंगलुरु में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो आकाशवाणी का कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। आपके सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas@airnews@gmail.com पर 19 अक्टूबर तक हमें मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। I am India. Look at me. Know my name. We're one of the most mega diverse countries on this planet. Our weddings, our fashion statements, they're all inspired by our silver screen heroes and heroines. A 75 years young India. What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India from 14th October every Friday at 7 p.m. in Hindi and 10 p.m. in English on DD National. भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये विशेष रेलगाड़ियां दरभंगा, आजमगढ़, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, पटना, कटिहार और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जा रही हैं। रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 32 अतिरिक्त विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की हैं, जबकि इससे पहले 179 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की गई थीं। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आज से जन परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। उन्होंने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तैयारी समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन परामर्श के लिए सहमति व्यक्त की। सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट एक्युमुलेशन और ट्रांसफर फ्रेमवर्क विकसित करने के उद्देश्य से नवंबर में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति दी थी। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि क्रेडिट फ्रेमवर्क से अकादमिक और व्यावसायिक और सीखने के तत्वों के सम्मिलन में सहायता मिलेगी और दोनों के बीच लचीलेपन और गतिशीलता सुनिश्चित की जा सकेगी। आकाशवाणी ने इस मुद्दे पर शिक्षाविद संत चौधरी से बातचीत की। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श प्रारंभ करने के लिए जो एक आदेश दिया है, यह स्वागत योग्य है। इससे हम समझते हैं कि शिक्षा जगत में एक नई रोशनी मिलेगी और जो विभिन्न स्तर के, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, सभी स्तर में गुणवत्ता आएगा। सार्वजनिक परामर्श लेने से लोगों में एक अपनापन की भावना जगेगी और हम समझते हैं कि सभी अपने अपने
विचार जो देंगे उससे इस स्कीम को काफी बल मिलेगा और हम भारतीय इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में जो अनेकों योजनाएं चलाए जा रहे हैं ये काफी लाभान्वित साबित हो रहा है और ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श का जो योजना हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्रारंभ करने जा रहे हैं ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है और आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसने 1986 में बनी भारत की शिक्षा नीति का स्थान लिया। इस नीति से देश की शिक्षा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा नीति की पुनः संरचना तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार कम से कम कक्षा 5 लेकिन मुख्यतः कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्री स्कूल से माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। पहले 10+2 का पैटर्न अपनाया जाता था जो अब 5+3+3+4 में परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को बदलती परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। इस कड़ी में देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तकनीकी शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए कई कार्य बिंदुओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सहित प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे कला और विज्ञान के बीच पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं होगा। इसका उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय अभियान को प्रस्थापित करना है। इस शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन सुधारों के लिए किसी स्कूली वर्ष में यदि आवश्यक हो तो अधिकतम 2 अवसरों पर एक मुख्य परीक्षा और सुधार के लिए दूसरी परीक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षाविद संत कुमार चौधरी का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए लाभकारी है। This new education policy having lot of this positive this points and this is beneficial for all. So we all feel proud to receive new education policy and we all are thankful to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji as well as our Education Minister Sri Pradhan ji also. So I think this new education policy will be benefited to all and this will be implemented as soon as possible
fully. राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष बल देते हुए समान और समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। इसमें शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा लागू करना और सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन के वास्ते कई व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को शीघ्रता से जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 स्तंभों पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस चैंपियनशिप में भारत का ये 6वां स्वर्ण पदक है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेंगलुरु में कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में सेना के प्रतिभागी DP मनु ने 81.23 मीटर दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। कोई अन्य खिलाड़ी फाइनल में 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला नहीं फेंक सका। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन 1 या 2 बार हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। चेन्नई में गरज के साथ आंधी और बारिश का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल घिरने के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। अगरतला और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए जाने के साथ 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो फरहत, आज के तमाम अखबारों के साथ आप यहां मौजूद हैं। हमें बताइए क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी मुनीश, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल से जुड़ी खबर से। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा के आयोजन का समाचार सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छाया है। कई अखबारों ने प्रधानमंत्री के साथ इंटरपोल प्रमुख की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। ये समाचार प्रकाशित करते हुए नवभारत टाइम्स ने दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के मामले में पाकिस्तानी जांच एजेंसी FIA के निदेशक मोहसिन बट की चुप्पी को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र कहता है, भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि आगे बढ़ाने पर भी पाकिस्तानी अधिकारी चुप्पी साधे रहे। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के कथन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, आतंकियों और भ्रष्टाचारियों की पनाहगाहों को खत्म करना जरूरी। इसके अतिरिक्त केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना का समाचार और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में NIA के छापों के समाचार को भी पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नोएडा में आवारा कुत्तों के हमले में 1 वर्षीय बालक की मौत का समाचार भी कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने शीर्षक दिया है, कुत्तों के नोचने से मासूम की मौत। पत्र कहता है, नोएडा सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलवर्ड सोसाइटी की इस घटना के विरोध में गुस्साए लोग सड़क पर उतरे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 12वीं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस 3 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सिराज विधानसभा सीट से नामांकन पत्र भरेंगे, जबकि कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी की है। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने
काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेंगलुरु में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में डीपी मनु ने जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।